कॉपी चेक किए या कोई और समस्या है? 9 बजे वाली पेपर की क्लास सभी नेहा, या किसी और एजुकेटर की क्लास करते हो? नहीं, अगर आपको कोई और एजुकेटर पेपर 1 के लिए अच्छे लगते हैं तो दैट इज गुड, लेकिन ये ना हो कि आप मेरी भी नहीं करते हो, किसी की भी नहीं करते। हाँ, संजय काजल तो करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं करते उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मेरी भी नहीं करते हो, किसी और की भी नहीं करते। चलो सोनिया, मैं आपको बताऊं कि इक्वली इंपॉर्टेंट है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। रिंकी, मैंने मेरे कहने का मतलब यही है कि उसको आप इग्नोर ना करें पेपर 1 को, नहीं तो काम खराब होगा। बाबर और हुमायूं हैं, और इस पिक्चर में ये बाबर, इनके चेहरे से आपको दिख रहा होगा कि ये मंगोलियन टच है इनके चेहरे पे, इनकी आंखें चाइनीज है, ठीक है? तो भारत में, अच्छा पूजा, वेरी गुड। हाँ स्वप्निल, रेज हैंड करके करो। हेलो प्रीति, ओके पूजा, थैंक यू। और कहते हैं ना कि कुबड़ के पैर पे लात मारो, तो कुबड़े के पीठ पे लात पड़ी और कुबड़ा सीधा हो गया, तो वही स्थिति बाबर के साथ हुई। ब्लेसिंग इन डिसगाइज। वाह स्वप्निल, वाह, वेरी नाइस पोएम, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर दिस कॉम्प्लीमेंट। इसको जब मुझे कोई कैप करना ना तो इसको डाल देना। हम्म। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, इसमें बीच बीच में क्वेश्चन भी है इनसे रिलेटेड, तो साथ साथ में क्वेश्चन भी करना है। ये मैप आपको दिख रहा होगा, तो बाबर का जो जन्म हुआ है वो फरगना में हुआ है, ये फरगना है, और मैप के अकॉर्डिंग फरगना कश्मीर के थोड़ा सा ऊपर। फरगना में एक प्लेस है अंदीजन, 14 फरवरी 1483 में हुआ। चौदह फरवरी जो वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। अच्छा पढ़ के बता दें। अब पढ़ा मैंने इसलिए नहीं कि आपकी शायरी तो बड़ी उम्दा है, लेकिन मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ है तो मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा था। मिट्टी से जिसने सोना बनाया वो मेरे अमित सर हैं, जिंदगी को जिन्होंने जीना सिखाया वो मेरे, लक्ष्य वेदने का जिसने मार्ग दिखाया वो मेरे, उस गुरु को मेरा सत सत प्रणाम। वाह, बेहतरीन, माशाल्लाह। ये क्या साथ थे, वो मुझसे ट्यूशन क्यों नहीं?
तो फरगना में एक जगह है अंदीजन, वैलेंटाइन डे के दिन 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम है ज़हीरुद्दीन। अब ज़हीरुद्दीन का मतलब जहर से नहीं है, बाद में मोहम्मद बाबर हो गए। इनकी मम्मी थी कुतुब निगार और इनके पिता थे उम्र शेख मिर्जा। बाबर की उपाधियां दो मिलती हैं, एक बादशाह और दूसरा कलंदर, क्योंकि ये बहुत ही दानी था इसलिए इसको कलंदर कहा गया। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला ये पहला मुगल था, क्योंकि इस इलाके में समरकंद और फरगना के इलाके में जो लोग भी डिसेंडेंट थे जो उपाधि धारण करते थे, वो उपाधि हुआ करती थी मिर्जा। पानीपत की लड़ाई जो हम आगे पढ़ेंगे, इसके पहले युद्ध में जब जीता बाबर, तो आज भी एक एक रुपए चांदी का सिक्का बहुत महंगा होता है, सस्ता तो होता ही नहीं है। लेकिन पानीपत की काबुल के हर निवासी को इसने एक एक रुपया चांदी का सिक्का दिया था, इसी वजह से इसको कलंदर की उपाधि। अकबर और बाद में हुमायूं वगैरह जब बाबर का उल्लेख करते हैं तो बाबर को कहते हैं हजरत फिरदौस मकानी। हजरत फिरदौस मकानी। फिरदौस स्वर्ग का बागीचा है, मकानी यानी जो वहां पे रहता है, वहां जिनका मकान है। हजरत मने महान, महान स्वर्गवासी, ये श्रृंखियों के नाम। लेकिन बाबर ने खुद को जो उपाधियां दी वो मंगोल उपाधि थी, दैट वाज खाकान। खाकान का मतलब होता है खानों का खान। अब ऐसे लोग शादियां भी खूब करते हैं, इन्होंने धड़ाधड़ 4 शादियां की और 4 शादियों से धड़ाधड़ बहुत सारे बच्चे भी पैदा किए। महाम सुल्ताना से शादी की हुमायूं की माँ जो थी पहले, गुल्लुक बेगम कामरान और अस्करी की माँ, दिलदार अगाची हिंदाल और गुलबदन बेगम इसकी माँ, आयशा सुल्तान बेगम, बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया इसने, तो जो साथ छोड़ दिया उसके बेटे की तो कोई गणना ही नहीं। बाकी ये सारे इतिहास में बड़े ही प्रसिद्ध हुए हैं। यही गुलबदन बेगम, इसने ही हुमायूं नामा लिखा है। ये बड़ी विद्वान थी, विदुषी थी। मुगलों की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि सारे के सारे स्कॉलर थे। खाकान का मतलब, हाँ मतलब तो कुछ भी निकाल लो, हाँ रेज हैंड करो। मेरी क्लास में जब कभी बीच में आपको जहां डाउट हो, बिना पूछे यू कैन रेज योर हैंड। परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका अधिकार है। नहीं नहीं, वो माहम अनगा थी वो। सर हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो प्रेजेंट डे विमेन कंडीशंस हैं वो एंशिएंट पीरियड बेटर हुई हैं, सेम है या वर्स हुई हैं? और इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे एंशिएंट पीरियड में हम देखते हैं कि कंडीशंस उसमें भी डिग्रेड हो रही थी, तो हम उसको ओवरऑल कंडीशंस कैसे लेके चलेंगे कि वो अच्छी थी, बुरी थी? तो इसका आंसर चाहिए सर। नहीं, प्रेजेंट में वीमेन की कंडीशन या एंशिएंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में, कहाँ? सर एंशिएंट पीरियड में और आज के टाइम पर। ओके यस सर, थैंक यू सर। ओके, कहाँ से हो? सर रोहतक हरियाणा। सर मैं जागृति हूँ, ये रिंकी की आईडी से है। ओके ओके, यस सर। ठीक है। देखो, वीमेन की कंडीशन अभी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और वैदिक काल में वीमेन की कंडीशन इतिहास में शायद पहली और आखिरी बार अच्छी थी। वैदिक काल में जो स्वायत्तता मिली हुई थी फिर कभी इतिहास में नहीं मिली। लेकिन मैं बताऊं, वीमेन एंड मैन की कंडीशन की कहानी, इस पे विचार ही शुरू हुआ है मॉडर्न एज में। वीमेन एंड मैन को दो अलग इंटाइटी मान करके इस पर विचार करना शुरू हुआ है मॉडर्न एज में। वीमेन और मैन कभी दो इंटाइटी थी ही नहीं। ये सोचा भी नहीं जा सकता था। किसी भी किताब में आप कभी स्त्री विमर्श अलग से नहीं पाओगे। किसी भी भारतीय ऐतिहासिक किताब में जो मेडिवल मुसलमानों के आने के पहले की है, उसमें स्त्रियों की दशा के बारे में आप कोई चैप्टर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कल्पना ही नहीं था कि वीमेन अलग है, मैन अलग है। ये सोचा भी नहीं जा सकता था
क्योंकि भारतीय मनीषा ने कुछ इस तरह से माहौल बना रखा था, वातावरण का निर्माण कर रखा था कि वीमेन इज लाइक ए शैडो ऑफ मैन। पहली बात तो ये। दूसरी बात, टू बी ए शैडो ऑफ मैन वाज गुड। द मेरिट ऑफ वीमेन was such in ancient condition, up to which extent he is capable to be shadow of man, to disappear his own identity. In that proportion, she is successful, she is adorable, she is great. If woman is nothing and man is everything, then that woman will be adorable. If woman is something and man is nothing, then that woman will be not adorable. That is cursed. इसलिए ट्रांसजेंडर्स को हम पसंद नहीं करते, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स वो वीमेन लगते हैं जो मैन के लाइक। कौन चाहता है उसे घर में ट्रांसजेंडर पैदा हो? और इसका पीक था सती प्रथा। वो इतना सेट हो गई है कि मतलब सब्जेक्ट गया तो वो भी मरेगी, हस्बैंड मर गया तो वो मरेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैन वीमेन का, ये अच्छा है कि बुरा है? क्वेश्चन इज दिस। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि सोनार की दुकान पे, सोनार तो सब लोग जानते हो ना, गोल्ड स्मिथ। सोनार की दुकान पे जो बारीक से बारीक तारे बना लेता है सोने की, वो ज्यादा योग्य है। और लोहार की दुकान पे, लोहार के वर्कशॉप में जो जितना मोटा और मजबूत लोहा निकाल देगा भट्टी से, वो ज्यादा योग्य है। योग्यता वैरी करती है उस समय की परिस्थिति पर। एक श्रेष्ठ समाज है, वहां पे स्त्री पुरुष की शैडो होगी तो ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री होगी, वो कॉम्प्लीमेंट करेगी। एक निकृष्ट समाज में अगर स्त्री पुरुष की शैडो होगी तो वहां पे वो शोषण होगा उसका। एक ऐसा भी समाज है जहां पे लोगों का मूल्यांकन उनकी अच्छाई से किया जाता है, वहां पे स्त्री अगर शैडो होगी तो वहां उसकी प्रार्थना होगी, पूजा होगी। एक ऐसा भी समाज है जहां पे लोगों कितनी पशुता है उनके अंदर, कितने लोगों को मार सकते, कितना मैचो मैन है, कितना हिंसा में निपुण है, वहां पे ऐसी स्त्रियों की पूजा नहीं होगी, वहां पे ऐसी स्त्रियों का शोषण होगा। वैदिक समाज एक इतना उत्कृष्ट समाज है जहां पे स्त्रियां, जिन्होंने अपने आप को डिसॉल्व कर दिया पुरुष के सत्ता में, उनको श्रेष्ठतम स्त्रियां माना गया है। लेकिन पुरुष भी उस कोटि का था, पुरुष के अंदर वो क्वालिटी थी, वो ऊंचाई थी, वो उत्कर्ष था, वो गुणवत्ता थी, उसके अंदर वो प्रभुत्व था पुरुष के अंदर। राम जैसे पुरुष थे, सीता राम की परछाई, कृष्ण जैसे पुरुष, याज्ञवल्क्य, वहां स्त्री समर्पण करके ही पूर्णता को उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन ये बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़े श्रेष्ठ समाज की बात है। जैसे जैसे समाज निकृष्ट होगा, निम्न मूल्यों में पड़ेगा। अब बात यह है कि जितनी ऊंचाई से गिरते हैं उतना ही नीचे गिरना पड़ता है। तो वैदिक काल से जब समाज ध्वस्त हुआ ना, तो निकृष्टता की पराकाष्ठा पे पहुंच गया। सबसे ऊपर से गिरोगे तो बचने की संभावना नहीं है। उसके बाद हम पतन, और उस लेवल को छूने की बड़ी कोशिश की गई। बुद्ध ने, श्रमण धर्म ने उस लेवल को छूने की कोशिश की। बुद्ध ने तो इंकार ही कर दिया, कि कहा कि हमें लेवल ही नहीं लगाएंगे, वैदिक हटा दो, यज्ञ हटा दो, कर्मकांड, देवी देवता हटा दो, बिना इस ब्रांडिंग के भी हम उस लेवल पर जा सकते हैं, ये ब्रांडिंग नहीं करनी है। लेकिन बुद्ध का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। महावीर ने भी ऐसा कुछ किया, फेल हो गया। फिर पुष्यमित्र शुंग ने किया, खारवेल ने किया, सातवाहनों ने किया, कि फिर उस उत्कर्ष को, ये सब उपाधियां कैसे धारण करते हैं, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, हाँ, वर्ण के रक्षक, वर्ण व्यवस्था के रक्षक, अद्वितीय ब्राह्मण, ऐसी ऐसी उपाधियां लेते हैं। ये फिर से उस डिफॉल्ट सिस्टम को अचीव करने की कोशिश करते रहे। गुप्ता एज में थोड़ी संभावना बनी कि वो डिफॉल्ट सिस्टम फिर से रिस्टोर हो जाएगा, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने थोड़ा बहुत रिस्टोर किया भी उसको, लेकिन बाद में लेटर गुप्ता एज में फिर वो कोलैप्स हो गया। तो जिन लोगों ने फिर से रिस्टोरेशन का प्रयास किया वैदिक काल को, वहां पे हम देखते हैं स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। जैसे सातवाहनों के काल में माताओं के नाम से जाने जाते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, थोड़ी सी स्त्रियों की स्थिति बेहतर है। चालुक्यों के काल में थोड़ी सी स्थिति बेहतर है, क्योंकि ये वैदिक सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो वैदिक सिस्टम था वो अलग था, वो चीज ही गायब हो गई, वो समय ही खत्म हो गया। तो स्त्रियों की स्थिति इसलिए बदलित होती चली गई। और स्त्रियों ने कभी भी एज ए कम्युनिटीज के बारे में फेमिनिस्ट अप्रोच अपनाया ही नहीं, फेमिनिज्म के बारे में सोचा ही नहीं, वो फेमिनिस्ट है ही नहीं। फेमिनिज्म एज ए मूवमेंट शुरू हुआ अंग्रेजों के आने के बाद। अंग्रेजों के आने के बाद स्त्रियों ने ये सोचना शुरू किया कि हम एक अलग जाति हैं, पुरुष एक अलग जाति है। स्त्री क्यों नहीं सोच पाती है कि वो अलग जाति है? क्योंकि स्त्री अपने पुत्र से बधी हुई है, अपनी ममता से बधी हुई है। अब वो उसका बेटा है या बेटी है, तो कैसे माने कि बेटी हमारी जाति की है और बेटा हमारी जाति की नहीं है? ये कैसे मानेगी? नेचुरली ये पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरली वो बेटा को अलग थोड़ी ना मानता है, बल्कि बेटों का मां से ज्यादा प्यार है, बेटियों का पिता से ज्यादा प्यार है। और अभी फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। कौन सी स्त्रियों की स्थिति बड़ा बेहतर होगी, मैं ये कहता हूं।
बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, ठीक ठाक है। क्यों नहीं बेहतर है? स्त्री की इस स्थिति के लिए स्त्री ही जिम्मेदार है, पुरुष नहीं जिम्मेदार। पुरुष अगर एक्शन लेता है, स्त्री का शोषण करता है, तो उस एक्शन को हवा देने वाली कोई स्त्री ही होती, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे उसके परिवार की हो, चाहे उसके, क्योंकि इस डिफॉल्ट सिस्टम को रिस्टोर स्त्री ही करती है, पुरुष को इतनी चिंता नहीं है। घर में आ गए पुरुष, दिन भर की सारी न्यूज बतानी उनको, छोटे बेटे की बहू ये कर रही थी, बड़े बेटे की बहू वो कर रही थी, उसको बोला गिलास पानी लाओ तो छाछ लेके आ गई, उसको बोला चूल्हे में आग लगा दो तो घर में आग लगा दी, उसको बोला कि मटकी में पानी भरो तो गेरुआ रंग की मटकी उठा लेगी, वो दोष होता है, वो प्रदोष होता है। आज एकादशी का व्रत था, द्वादशी कर दी, दुनिया भर की बात है। अब बुढ़ा घर में आया, अपना छड़ी लेकर के पागल हो गया सुन के, बुला लिया तीनों बेटों को, पल्लू से बंध कर मत रहो। अपने खुद पल्लू से बंधा हुआ है, बीवी की बात पे एक्शन कर रहा है, उससे जरा पल्लू से बंध के मत रहो, औरतों को सर पे मत चढ़ाओ। तो इससे एक पूरी की पूरी क्लास में बोल सकता हूँ, 1.5 घंटे क्लास चली जाएगी। लेकिन लब्बुलवाब ये है कि सबसे बेहतर स्थिति वैदिक काल में थी, उसके बड़े ही आध्यात्मिक कारण थे, भौतिक कारण ही नहीं थे, आध्यात्मिक कारण भी थे। ये सुनार लोहार वाला एग्जाम्पल इसलिए दिया कि वैदिक काल में उसकी कदर थी जो बहुत ही दिल का सच्चा होगा, यानी सोनार की कदर थी। बड़े ही बारीक धागे निकाल सकते हैं, इतने बारीक जो ऐसे छुओ तेजी से टूट सकते हैं। उत्तर वैदिक काल के बाद लोहार की बड़ी इज्जत हो गई, जो वैल्यूज की बात नहीं, मार धाड़ षड्यंत्र ये सब बात, समझ गए। तो बाबर ने 4 शादियां की। अब यहां भी स्त्री की स्थिति देख लो कि आयशा सुल्ताना बेगम सबसे करेजियस रही होगी, छोड़ के भाग गई, इसके एक्सपेक्टेशन नहीं पूरे हुए होंगे, लेकिन इसका इतिहास में नाम नहीं। कोई बात नहीं। गार्गी भी बहुत विदुषी स्त्री हुई है, याज्ञवल्क को फेस किया था उसने। अपाला, घोषा, विशावरा, शिक्ता, निवावरी, गार्गी, कात्यायनी, लोपमुद्रा, ऐसी तमाम स्त्रियों के नाम ऋग्वेद में लिखे हुए हैं। घोषा तो बोल दी, शची तो इंद्र की वाइफ थी। तो इनके इतिहास के बारे में सिक्कों से भी पता चलता है। शाहरुख सिक्का इन्होंने चलाया काबुल में, जिसके बारे में मैंने बताया कि पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद इन्होंने बांट दिया था। तो एक तरफ कलमा था, इसमें कलमा यानी जो मंत्र होता है कुरान का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और चारों खलीफाओं के नाम, 4 खलीफा कौन है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और बाबरी सिक्का इन्होंने कंधार में चलाया, कंधार वगैरह वही है उत्तर पश्चिम में। पीएचडी के लिए पूछ रहे हो रज्जा जी? हाँ, लल्लेश्वरी तो अभी, लल्ला तो अभी काफी बाद में हुई है। और ये बड़ा विद्वान था बाबर, मुझसे थोड़ा सा ही कम था, इसने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। तुर्की में आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, और तुर्की में काव्य संग्रह लिखा है दीवान। ऐसा है मिस्टर राजा, लौट के आ जाओ। पीएचडी के लिए टॉपिक अभी आप ना खोजें, पीएचडी के लिए आपको सिनॉप्सिस बनाना होगा। सिनॉप्सिस कुछ भी टेंटेटिव बना लो, भारत में अंग्रेजों का योगदान, मुगल काल में महिलाओं की स्थिति, पृथ्वीराज चौहान और संजोगिता के बीच लड़ाई, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के बीच तू मैंने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी आप पीएचडी में एंटर करने जा रहे हो, वहां से आपसे ये अपेक्षा नहीं है उनकी कि आप पीएचडी के मास्टर होकर के लौटे। अभी वो आपसे कुछ पूछेंगे भी नहीं, आपसे 3-4 चीजें पूछेंगे। वो बोलेंगे टॉपिक तो आपका कबाड़ा है, तो बोलेगी मैं कबाड़ा हूं तभी तो पीएचडी करने आया हूँ, और आप लोग तो मुझे तराशेंगे ना, हीरा भी मैं कोयला हूं, आप लोग हीरा मुझे आप बनाएंगे। अगर मैं एक्सपर्ट ही होता तो पीएचडी करने क्यों आता? वहां 1 साल का आपका कोर्स वर्क चलेगा पीएचडी के लिए। कोर्स वर्क में यही बताया जाता है कि टॉपिक कैसे चुनना है, रिसर्च कैसे करना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है। 1 साल वो यही बताते हैं। उसके बाद एक आपको गाइड अलॉट होता है, गाइड आपको बताएगा कि टॉपिक कौन सा चुनो और क्यों चुनो, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, और रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या है, रेफरेंस क्या है, वो सब आपको एक स्ट्रक्चर को देगा। टेंटेटिवली कुछ भी लिख करके चले जाइए। और इसके लिए प्लस में हो, मैंने हिस्टोरियोग्राफी की जो क्लास ली है, सारी क्लास एक बार देख लीजिए, उसमें सब कुछ बताया है जो आपसे क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाएगा। अभी आप ये प्रयास कर रहे हो कि ऐसा टॉपिक बना लें जिस पर कोई उंगली ना रख सके।
अभी आपको उंगली रखवाना है। अगर इंटरव्यू में आपसे ये पूछेगा तो महामूर्ख होगा। इंटरव्यू में ऐसे नहीं पूछ सकता है कि इस टॉपिक पे क्या नया करना है। आप ये जवाब देंगे, सर मैं अभी कमरे में प्रवेश किया हूँ। अब आप पूछ रहे हो कि बेडरूम किधर है, बता दो। कमरा आपका है तो आप ना मुझे बताओगे कि बेटा वो वाला राइट साइड का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो बेडरूम है, वो वाला वॉशरूम है, वो वाला किचन है, यहाँ पे ड्राइंग रूम है, यहाँ पे स्टोर रूम है, वहाँ पे गराज है। वो आप बताओगे तब मैं जानूंगा। मुझे सब कुछ पता ही होता तो मैं पीएचडी करने आया हूँ कि करवाने आया हूँ। मैं पीएचडी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर गलतियां स्वाभाविक। मैं भी शिक्षा लेने आया हूँ, देने नहीं आया। क्या करना है, न्यू क्या करना है, आप बताएंगे, आप गाइड करेंगे, तब मुझे पता चलेगा न्यू क्या करना है। मुझे कुछ नहीं पता। कोर्स वर्क जो होता है उसमें यही सिखाया जाता है क्या करना है। हिस्टोरियोग्राफी क्लास है मेरे कोर्स में, देखोगे प्लस में मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि जब देखो इनसिक्योरिटी होती है बच्चे के अंदर ना, भी नया नया जा रहा है, उसको तो ये है कि इस तरह से एक सीट मिल जाए यूनिवर्सिटी में, तो सोचता है गलती कोई संभावना नहीं, ये पूछ लिया तो क्या करूंगा, वो पूछ लिया तो क्या करूंगा। यही करोगे कि सर अभी नहीं आता, आई डोंट नो, आई एम ब्लैंक। अब हमारे गुरु हैं, जिस दिशा में चलेंगे हमारी नैया उसी दिशा में चलेगी आपके पीछे पीछे। गुरु को इतनी इज्जत देते हो, गुरु को इज्जत ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप बताइए मुझे क्या करना है। मैं पूरी किताब हूँ, मिट्टी का लौंदा हूँ, मूर्ति आपको बनानी है। ऐसे लंबी चौड़ी 4-5 भाषाएं सीखो। मुझसे भी पूछा गया था सूफिज्म में, मगर मैं क्या जानूं सूफिज्म में। मैं तो ऐसे बना के इधर उधर से नेटवर्क से लिख के लाया हूँ आपके लिए। आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं रेफरेंसेस के लिए, मैं पूरी दुनिया करती है, मोदी जी भी करते हैं, ट्वीट करते हैं। और सर आप ही बताइए, मुझे कैसे पता होगा कि मुझे पीएचडी में क्या करना। अब मुझे पता ही होता तो मैं गाइड होता, मैं एस्पिरेंट क्यों होता। तो मैं भी सीखने आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ब्लैंक हूँ। एमए का जो पता है मुझे, नेट वेट किया है। हाँ पूछ लीजिए, बाबर की किताब का नाम दीवान था, और बाबर ने एक पद्य शैली का विकास किया था, मुबायान। पद्य शैली मतलब किस तरह से लिखते हैं तुर्की में, राइटिंग स्टाइल। आज भी व्हाट्सएप पे लोग पद्य शैली का विकास कर लिए ना। व्हाट्सएप जो मैसेज की भाषा होती है, ओके को लिखते हैं के, यस को यस नहीं लिखते, लिखते हम। ये भी एक नई पद्य शैली है। नो नहीं लिखते, लिखते हैं नोप। कुछ लोग तो यस को इतना गहराई से लिख देते हैं, लिखते हैं युप। पुलकित भाषा, पुल पुल के लिखना, पुलकित होकर के लिखना। अरे यस को यस लिख दो, या बोलेंगे तो या बोल सकते हो, यस नहीं बोल सकते। ये भी एक नई शैली का विकास, जैसे सभ्यता बदलती, नई शैली का विकास। मैंने भी अपनी बीबी से बात करने के लिए नई शैली का विकास किया। वो जब बोलती रहेगी 15-20 मिनट बोलेगी तो कुछ नहीं बोलना, चुप, बस उसको देखते रहो, तो पूरा पूरा उसका भाषण खत्म हो जाएगा। तो अंतिम में एक शब्द बोल दो नहीं, और अपना काम करने दो। ज्यादा बोले तो फिर गड़बड़ हुआ। देखिए यूजीसी का एक नया नियम निकला है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की 30% सीटें इंट्रेंस एग्जाम से नहीं, 40% सीटें इंट्रेंस एग्जाम से भरी जाएंगी, और 60% सीटें नेट और जेआरएफ के लोगों को दी जाएंगी। ये आप लोग को पता चला, इसके बारे में एक नया नियम आया, कल ही आया। तो जिनका नेट और जेआरएफ नहीं है वो भी 30-40% सीट उन्हीं के लिए है, रिजर्व्ड है। तो एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। ऐसा नहीं कभी तक आपका नेट नहीं हुआ तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। रिसाले उसज खते बाबरी, इसने चिट्ठी भी लिखी है। तो इन चारों नाम याद कर लीजिए। बाबर को खाकान कहा गया है, बाबर मंगोल था। फीस उतनी होती है, नेट हो या ना हो। मेरी गुजारिश है कि जैसे आप एमए हो उसी से नेट कीजिए। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन करते हैं, रिसर्च से भी हिस्ट्री। रिसर्च तो आपको नहीं आता, उनको पता है। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी।
जी सर, मैंने एक्चुअली आपको धन्यवाद देने के लिए कॉल किया था। ओके, थैंक यू सो मच। सर, पढ़ाई का तो मैं थोड़ी वीक हूँ क्योंकि मुझे इतनी चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन जब से आप क्लास करती हूँ मैंने अपने जीवन में बहुत सारे मोटिवेशन मुझे मिल गए। छोटी-छोटी बातों पे मैं इतना घबराती थी कि और कोई सोच नहीं सकता, लेकिन जब से मैंने आपकी क्लास अटेंड की है सर, आप ऐसी बातें बोलते हैं कि लगता नहीं है कि हर कोई प्रॉब्लम इतना बड़ा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी मान्यताएं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच सर। मैंने प्रॉब्लम्स यही छोटी-छोटी बातों को लेकर मैंने कई सारी चीज़ें बहुत बार गलत कर दी है जो करना नहीं चाहिए था। तो आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया है सर, थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहना था। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा ऐसा है, गूगल पे आ जाइए ना, इसके लिए हम अलग क्लास ले लेंगे। नेट के लिए मैंने लिया भी हुआ है, पीएचडी के लिए बहुत सारी क्लासेस, फ्री क्लासेस हैं वो, यू कैन सी। हाँ जी पूजा। गुड इवनिंग सर। जी सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरी हिस्ट्री पहले वैसे तो काफी अच्छी थी, बट आपसे पढ़ने के बाद में ये लगने लगा है कि जो पहले मुझे लगता था ना कि काफी अच्छी थी, उसको देखने के बाद में लगता है कि शायद वो काफी अच्छी की वजह कुछ अच्छी नहीं थी। नहीं आपसे पढ़ने के बाद सर, नहीं सर, आपसे पढ़ने के बाद मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो शायद अभी तक मेरी नहीं हुई। मैंने हिस्ट्री को बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार रिवाइज भी किया है, लेकिन अब जो मेरा उसको एक हिस्ट्री को पढ़ने का व्यू होता है ना, वो चेंज हुए जा रहा है। जब और कि कंटिन्यू में ज्यादातर हिस्ट्री की क्लासेस देखती रहती हूँ, ये लाइव वाली तो लेती हूँ, पीछे का भी साथ के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस कवर करती जा रही हूँ। तो पढ़ने में इतना मजा आता है, इतना ज्यादा कि छोड़ने का मन नहीं करता उन क्लासेस को। इट मींस यू आर एंजॉयिंग द लर्निंग प्रोसेस। जी सर, दैट इज गुड थिंग। अभी आप ज्वाइन किया ना, 2-3 दिन पहले आप ही पूछ रहे थे कि किसकी क्लास जी सर, जी सर, जी सर। हाँ। बट सर एक चीज और आप मेरे को गाइड करिएगा, क्या है मेरे को पेपर के टाइम बहुत ज्यादा डर लगता है कि उस टाइम बस मैं बिल्कुल घबरा के, अभी मैंने आपको बताया था कि मेरा पॉइंट से ही जीआरएफ रहा है, ओनली पॉइंट से। नेट हो गया है? जी सर, मैं 6 टाइम नेट हूँ, एग्जाम के टाइम में घबरा जाती हूँ बहुत ज्यादा। एमए कितनी निकाल, जी सर एमए के साथ ही निकाल लिया था मैंने नेट। अभी मेरा पीएचडी में एनरोल हुआ है मेरा खुद का, 3 यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट। सर राजस्थान से हूँ मैं, और 3 यूनिवर्सिटी में मेरा पीएचडी के लिए हुआ है। तो मैं जोधपुर से पीएचडी कर रही हूँ मैं, जय नारायण व्यास क्या टॉपिक है यूनिवर्सिटी। सर अभी तो मेरा एनरोल हुआ, यानी कि कोर्स वर्क अभी स्टार्ट होगा हम लोगों का, तो 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और मेरा टॉपिक रहेगा जो मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न राजस्थान के ऊपर रहेगा, उसमें भी अंग्रेजों का जो यहाँ पे इफेक्ट वगैरह है। तो अभी तो टॉपिक पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन मॉडर्न राजस्थान के ऊपर सोचा है। जी सर, दैट्स रियली ग्रेट टू टॉक टू यू। और 6 टाइम नेट का नजरिया जब मैंने बदल दिया तो मुझे लग रहा है कि इट्स माय अचीवमेंट। Definitely you will get JRF, but to be continue with my class. Try Okay, sir. my class, and at the end you will find that you have plenty of knowledge of each and every aspect of the history. with the course of time, क्योंकि ये चीजें ना वो पकती हैं, वो ओवरनाइट चीजें नहीं होती। वो 6 महीने साल भर बाद आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी चीजों में एक डबल दिखाई देगा धीरे-धीरे। जी सर, बनती हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। ओके सर। अरे इतने सारे लोग हाथ उठा रहे, पढ़ाएंगे कब? ओके जी। हाँ जी, रवि रंजन जी, आपके चरणों में प्रणाम सर। सर मैं, हाँ सर, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम सर। ओके, प्रणाम जी। सर मैं एक आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में बेसिक शिक्षक में हूँ सर, बिहार में गवर्नमेंट जॉब में। अरे वाह। बट सर मेरे पापा मम्मी भी टीचर थे और मैं भी टीचर अभी हूँ। लेकिन एक सर मैं सफल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे हिस्ट्री में लगाव है सर, मैं हिस्ट्री से एमए किया हूँ। तो सर मेरे पास एक ही प्रॉब्लम ये है कि मेरे पिताजी भी थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं और मैं जॉब में भी हूँ। तो मैं अभी जैसे 3 मार्च को मैं सर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया हूँ। तो कुछ घर और भाई मैं अकेला हूँ, तो सारे चीज को लेके एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है। तो सर मुझे कितने घंटे, मतलब आपका क्लास तो डेली मैं अक्सर कर लेता हूँ, लेकिन किसी कारणवश मिस होता है तो रिकॉर्डिंग क्लास देखता हूँ। तो इस कम समय में, जून में तो सर मेरा नहीं होगा, मुझे पता है कि मैं उसके लायक नहीं पहुंच पाऊंगा। बट सर कैसे करूँ कि दिसंबर में क्रैक करूँ सर एक मार्गदर्शन। बिल्कुल सही बात है। पहली तो बात यह है कि चूंकि आप बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, तो आपके अंदर वो माइंडसेट नहीं होगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आसमान से गिरेंगे तो खजूर पे, तो आप ऑलरेडी चढ़े ही हुए हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत इनसिक्योरिटी की फीलिंग है कि साइकोलॉजिकली बड़ा प्रेशर है कि निकालना ही निकालना है एट एनी कॉस्ट। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि रिलैक्स माइंड और गहराई तक जाती है। दूसरी बात यह है कि जो हो जाएगा आपका, बस एक छोटी सी शर्त पूरी करना है कि मेरी कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, और कोई शर्त नहीं। तीसरी बात, चूंकि आप टीचर हैं तो आप जॉब पे भी जाते होंगे, टाइम बहुत कम रहता होगा, आपके परिवार का भी है। तो क्लास में जो नोट्स हम आपको ऑलरेडी बना के दे रहे हैं, इसको विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन, ये पीपीटी पीडीएफ आप डेली डाउनलोड कर लें क्लास खत्म होने के बाद। और डाउनलोड करने के बाद उसको एक बार रिवाइज कर लें, और जब डाउट क्लियरिंग सेशन हो, कोई भी डाउट हो डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ लें। इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्लास अगर ले लो 1.5 घंटे की, तो बाकी की प्रक्रिया 10 मिनट की प्रक्रिया है। यानी 1 डेढ़ घंटे की क्लास है, तो और पेपर 1 पे भी ध्यान दें।
कुछ लोग ये सोचते हैं कि हिस्ट्री कर लेंगे, पेपर 1 थोड़ा सा कम ही रहेगा, तो उन्हीं का रिजल्ट खराब होता है। ठीक है, तो अलग से आपको कोई ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके हिस्से का एफर्ट हम ही कर रहे हैं। जो स्टडी मटेरियल चाहिए, जो क्वेश्चन चाहिए, हम ही आपको प्रोवाइड करो। एग्जाम के ठीक है, मैंने पहले हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं कि जिनमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में ही आ जाते हैं एज इट इज, और PYQ, MCQ, और बहुत सारे हमारे पुराने लर्नर हैं, उनका एक्सपीरियंस ये है। तो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के बहुत ही पैरिश नहीं होना है, आराम आराम से धीरे धीरे हमारे साथ साथ चलते रहिए। ठीक है, तो सर अभी जो प्रोजेक्ट में मॉडल मेडिवल इंडिया पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसको ही मैं सर देख पा रहा हूँ, पीछे के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचता है सर। हाँ, टाइम नहीं बचता है तो आप मिडिवल से जहाँ आगे तक जा रहे हैं चलते रहिए, और जब खत्म हो जाएगा मॉडर्न, फिर से एंशिएंट शुरू कर देंगे। यस सर। एंशिएंट का भी आपका कवर हो जाएगा, मतलब एक पूरी साइकिल पूरी हो जाएगी। यस सर। ठीक है ना, तो टाइम नहीं बचता, कोई बात नहीं, आप साथ साथ चलते। अभी जो क्लास चल रही है सिर्फ इसके साथ में चलना है। हाँ, इसी के साथ में चलिए, क्योंकि आप और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि टाइम नहीं बच रहा आपको। नहीं सर, यही तो मजबूरी है मेरी सर। जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, पूरी की पूरी साइकिल है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मुझे फिर घूम के यहीं पर आना है। ठीक है, अभी आपने मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया है, अभी यहाँ से आप आगे चलते रहो, और फिर यहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचूंगा, तो ये पूरी साइकिल आपकी ऐसे भी पूरी हो जाएगी। जो यहाँ से शुरू किया है उसकी पूरी साइकिल यहाँ पूरी हो जाएगी, समझ गए? तो इन्फॉर्मेशन सेम ही मिलेगा, बस ये है कि अब एंशिएंट की चीज़ तो एंशिएंट की ही है, वो अब ऐसा नहीं है कि सब क्रमशः रहेगा तो ही आपको याद होगा, नहीं। उस समय मॉडर्न के बाद भी अगर एंशिएंट पढ़ोगे तो भी आपको याद होगा, तो हमारे बताने की शैली पे निर्भर करता है। यस सर। ठीक है ना? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। अच्छा, बल्कि बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन करना है, और बिल्कुल भी क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ जी। कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर और आर्कियोलॉजी से एमए किया है, तो मैंने मतलब इंडियन कल्चर और आर्कियोलॉजी का कहीं मुझे मैटर या कोचिंग ट्यूशन कहीं मिला नहीं, तो मैंने हिस्ट्री से सोच रही हूँ कि नेट करूँ, तो कर सकती हूँ। अलका देखो, मैं आपको बताऊं, रूढ़िवादी भारत में नाक की सीख में देखने को प्रेफर करते हैं। अगर आपने जिससे एमए किया उसी से नेट हो, तो आपको आगे चल करके इसका स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ेगा कि इन दोनों में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि आपका तो फील्ड है आर्कियोलॉजी का और आपने हिस्ट्री से नेट किया है। हालांकि ये दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं, हिस्ट्री का ही पार्ट है आर्कियोलॉजी। लेकिन हमारे भारत में, ये प्यारा भारत देश हमारा है, वहाँ यूनिवर्सिटीज में इस तरह के प्रश्न पूछ, इंटरडिसिप्लिनरी की इतनी व्यापक मान्यता नहीं है। सरकार अभी बात कर रही है, सरकार अभी कहती है कि PhD इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, लेकिन अभी बड़ी रूढ़िवादिता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी के लेवल पे बड़ी। आर्कियोलॉजी में नेट होता है, क्यों नहीं होता है, लेकिन यहाँ अनअकैडमी पे उपलब्ध नहीं है आर्कियोलॉजी में ना। हाँ सर, मेरे साइड में कोई कोचिंग नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। और मेरी एमए में आर्कियोलॉजी नाम है, लेकिन एपिग्राफी पढ़ा है मैंने, अच्छा, आर्कियोलॉजी नहीं पढ़ा है। नहीं तब तो ठीक है, आपका एपिग्राफी पढ़ा है तो एपिग्राफी का कोई अलग से नेट होता नहीं है। नहीं। हाँ, तो उस ऐसे में प्रावधान ये है कि जो उसकी सिस्टर कंसर्न है, हिस्ट्री की मदर है, उससे आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। और सर, हाँ सर मतलब ये आपका न्यू बैचेस कब से स्टार्ट होंगे? सर मैं दिसंबर के लिए तैयारी करना चाह रही हूँ। मेरा न्यू बैच होगा स्टार्ट एग्जाम के बाद। ओके, तब तक ये कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके प्रलोभन में बिल्कुल ना पढ़ो, मैंने ये सर्किल थ्योरी आपको दी ना, इसी को आपको भी फॉलो करना है। ओके, हाँ, उसके लिए बैठे ना रहोगे तो समय बीत जाएगा। नहीं, हाँ ये कंटिन्यू करा है मैंने इसको। हाँ। फिर वो जब न्यू बैच स्टार्ट होगा उसे भी कर लूँगी। कहाँ से हो आप? बनारस। अरे वाह, मोदी जी के शहर से। हाँ चलिए। सर, आइए कभी आप बनारस। मैं भी गोरखपुर का हूँ, मैं तो आऊंगा ही। हाँ तो आइए सर कभी। हाँ बिल्कुल, मैं योगी जी शहर का, आप मोदी के शहर के। हाँ चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सर। भाई अब देखो, अब आखिरी प्रश्न है, इसका कोई रिजल्ट नहीं करेगा। हाँ जी, प्रणाम। किस्मत। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर आप भविष्य के प्रधानमंत्री के शहर से हैं ना, हम लोग वर्तमान के शहर से हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बताइए, हम्म, आप भी बनारस से ही हो? हाँ जी सर, मैं यही रहती हूँ सर, हूँ तो बक्सर से, रहती यही हूँ ना, पढ़ती यही हूँ ना, पढ़ा मैंने यहीं से है सर, मैंने BHU से ग्रेजुएशन, PG, B.Ed सब। हाँ हाँ हाँ। सर अलका जी को बताने के लिए मैंने मेरे किया, मेरा भी आर्कियोलॉजी से ही PG है, एंशिएंट से ही। अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी और कल्चरल, ये तीनों में दे सकते हैं सर नेट। ओके, हम लोग के साथ ये है सर। वेरी गुड। अलका जी से अलका, इनसे शेयर कर लो अपना नंबर वगैरह किस्मत हाँ से, सर। और चूंकि आप उसी फील्ड में हो तो दोनों लोग की अच्छी ट्यूनिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है। यस सर। हाँ तो हम लोग वर्तमान में और आप भविष्य में है सर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रणाम सर। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं एक ओपन हाउस सेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ, अकेडमी पे एक और सिस्टम चला है, ओपन हाउस सेशन भी किया जा सकता है, तो इन तरह के प्रश्नों के उत्तर हम ओपन हाउस सेशन में दे सकते हैं। उसको मेरे साथ शेड्यूल भी किया किसी डेट को, तो आप आइए और इस तरह से बातचीत वहाँ पे हो जाएगी। हाँ, DCS में पूछे, सारे नए आए हैं, इनको पता ही नहीं DCS क्या होता है। ठीक है, खैर अब बाबर के बारे में बात करते हैं। हाँ आदित्य जी, आप वही आदित्य हो? फिर से आ गए? सब्सक्रिप्शन ले लिया फिर से? कब तक आपका सानिध्य रहेगा? तो ये बाबर के बारे में मैंने बताया था, फरगना, तब तक वो जवाब दे रहे हैं। आदित्य जी का छोटा जवाब नहीं होता है, टेक्स्ट टाइम।
अच्छा, अनमोल की आईडी का नाम चेंज करके आदित्य कर दिया। वेरी गुड। अनमोल को सदा के लिए भगा दिया। हाँ, उसका नेट हो भी गया है। तो बाबर 2 तरह से था खानदान इसका। तैमूर की तरफ से ये 5वां वंशज है, 5वीं पीढ़ी में आता था, और चंगेज खान की तरफ से ये 14वीं पीढ़ी में आता था। ये इक्वेशन है इसका। इसके पिता परगना में एक छोटी सी जागीर के मालिक थे, लेकिन जल्दी मर गए। उमर शेख मिर्जा, तो 12 साल की उम्र में ये उस जागीर का जागीरदार बना। लेकिन फरगना के पास जो सबसे बड़ा राज्य था समरकंद, जिसकी वो जागीर थी, वो चाहता था समरकंद पे कब्जा करना, क्योंकि पुश्तैनी जागीर थी ये तैमूरियों की। तो एक बार अटैक किया, कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार अटैक किया और अधिकार भी कर लिया समरकंद में, लेकिन पब्लिक ने इसको भगा दिया मार के। पब्लिक ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो समरकंद पे कुर्सी से पब्लिक ने उतार दिया। फिर अपना बोरिया बिस्तर उठा के फरगना की तरफ चला। फरगना पहुंचा तो पता चला कि इसके चाचा जी इसकी कुर्सी पर वहां बैठ गए हैं, और इनके चाचा जी का नाम है जहांगीर मिर्जा। तो आप कल्पना कर सकते हो कि कौन सा गाना गुनगुना रहा होगा उस समय में। न खुदा मिला न विशाल शनम, ये लिखा है उसने ज्यादा। ये जो बीच में उबड़ खाबड़ ये जमीन दिख रही है फरगना के बगल में, ये पहाड़ी है, खोजंद कहते हैं इसको, खोजंद की पहाड़ी, इसमें चला गया। नमक की पहाड़ियां कहते हैं इसे। 3 साल तक खोजंद पहाड़ी में भटकता रहा। 3 साल, उतनी तो आप नेट की तैयारी नहीं करते जितना है पहाड़ों में भटका। एक बार इसको जंगल में गुड़िया मिल गई, कह रही क्या तुम तो देखने में, गुड़िया काफी ज्ञानी थी, तो गुड़िया कहती है कि आप क्या यहाँ भटकते रहते हो, देखने में तो आप किसी बादशाह की तरह लग रहे हो। तो उसने कहा कई बार नेट का एग्जाम दिया, न जेआरएफ हुआ न नेट हुआ, आप तुमको सीधे प्रोफेसर ही बता रही हो। तो बुढ़िया ने कहा कि अमित सर की क्लास की कभी, मतलब हिंदुस्तान की तरफ जाओ, वहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हाँ, 111 साल की। तो हिंदुस्तान की समृद्धि के बारे में उसने बताया। अब हिंदुस्तान में पहला नंबर आता है काबुल का। 1504 ईस्वी में इसने काबुल पर अधिकार कर लिया। पहाड़ियों में ही तो खाने की चीज मिलती है। पहाड़ का मतलब सिर्फ पत्थर थोड़ी ना होता, नमक की पहाड़ी थी वो, नमक तो मिलता ही था। अब बाकी पशु पक्षी मिल ही जाते थे नमक डाल के भून के खाने के लिए, मसाला नहीं मिलता होगा। यही 1504 में जब काबुल पे अधिकार कर लिया तो इसने पातशाह की उपाधि धारण की। ये पातशाह की उपाधि तैमूरी परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि तैमूरी परंपरा में लोग अपने आप को कहते हैं मिर्जा। तो बाबर की आधी जिंदगी अपनी आजीविका खोजने में ही गई है। इसको इतिहासकारों ने आजीविका खोजने वाला सैनिक भी कहा है। इसका भाई भी आ गया पीछे पीछे, कहा कि चाचा जी ने हमको भी मार के भगा दिया। तो इसने कंधार को भी जीता और कंधार को अपने भाई को दे दिया। इसके एक्टिविटीज को देखते हुए इसके बगल में जो शासन है, जो मैप में हमें शो हो रहा है, समझ लो कि ये इलाका ये है फारस का, ईरान। और ईरान का शाह था इस्माइल सफवी। इसकी सहायता से इसने समरकंद, बुखारा और खुरासान ये तीनों जीत लिया। समरकंद जिसके सपना देखा करता था, खुरासान जिसके बगल में, ईरान और समरकंद के बीच का इलाका, और बुखारा ये भी सेंट्रल एशिया में ही है, मतलब ये पूरा, और ये तो था ही इसके हिस्से में। कहने का मतलब नॉर्थ वेस्ट पूरा जीत लिया। चूंकि शफवी शिया लोग थे और ये बाबर सुन्नी कौम से आता था, तो इनको इंप्रेस करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको शिया मत स्वीकार कर, क्योंकि इसके सिक्के कुछ ऐसे मिले हैं जिसमें शिया मंत्र उत्कीर्ण है, लेकिन मूलतः ये था सूफियों को मानता था। ये बाबर के वो सिक्के हैं जिसमें शिया के मंत्र। नक्शबंदी संत थे उबैदुल्ला अहरार, उनका शिष्य था।
ये उबैदुल्लाह अरार खानदानी तैमूरियों के पीर हैं और बाबर को सपने में आते थे और गाइड करते थे। थोड़े दिन बाद हुआ ये जो भी प्रदेश इन्होंने जीते थे वो प्रदेश इनके हाथ से निकल गए। ये सारे प्रदेश इनके हाथ से निकल गए और फिर से ये वहीं खड़ा मिला जहां कुछ साल पहले था। दर्द भरे नगमे सुनता, रफी के, किशोर कुमार, मुकेश के गाने ज्यादा सुनता। कुलगुरु, हाँ। अब ये कॉपर का है कि सिल्वर का है, न्यूमिस्मेटिक वो बताएंगी अलका। और ये नूरुल बताएंगे क्या लिखा है। तारीख में क्या लिखा है, इस पे क्या लिखा है, ये तो 39 लिखा है। तो बाबर को ये ज्ञान प्राप्त हो गया, ये जब इलाके इनके हाथ से निकल गए, सिर्फ काबुल ही बचा, कि हमको बुढ़िया ने सही कहा था, बुढ़िया सही कह रही, इधर ध्यान नहीं देना चाहिए, उल्टा ध्यान देना चाहिए इधर। अब उसने अपना फोकस चेंज किया, इधर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन इतने कष्टों से बाबर ने बहुत कुछ सीखा था। ईरान में जब वहां से हेल्प ले रहा था तो बाबर ने सीखा कि हाउ टू यूज गन, बंदूक का प्रयोग कैसे करना। तुर्की में, जो ये खुरासान के उधर तुर्की है, तुर्की में इन्होंने सीखा घुड़सवारी कैसे करनी है। घुड़सवारी, अब ये सोचो घुड़सवारी कैसे करनी है, तो सभी जानते हैं, घोड़े पे बैठ जाओ और घोड़ा बोले ऐसे करके लगाम ऐसे ऐसे करो, भागेगा। घुड़सवारी की ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि दोनों हाथों को फ्री करके युद्ध भी करना है और अपने बैलेंस को बिगड़ने भी नहीं देना है। इसकी भी पूरी कला है। काबुल के दौरान अफगान थे और इसकी ही सेना में बहुत सारे मंगोल सेनापति भी थे। इन दोनों ने इनको सिखाया कैसे व्यू बनाते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं। कोई भी लड़ाई बिना स्ट्रेटजी की नहीं संपन्न होती। बाबर शिया मत का अनुयायी बना, वह ईरान से सहायता चाहता था। तो ये सब चीजें सीखने के बाद इसके पास वो सारा रॉ मटेरियल हो गया था कि हिंदुस्तान पे आसानी से विजय प्राप्त कर सके। काबुल में इसको 2 तोपची भी मिले थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली को इन्होंने तोपखाने का प्रधान बना दिया। इत्तेफाक से इनको बुढ़िया फिर मिल गई, जब ये भटकते थे इनको मिल जाती थी। एक गांव है दिखताक, 111 साल की बुढ़िया फिर इनको मिली दिखताक गांव में। इनकी स्पीड गाइड थी और इसने पूरा का पूरा रोड मैप बनाया कि तैमूर लंग ने कैसे, तुम्हारे पूर्वज ने कैसे हिंदुस्तान को जीता था। बाबर कहता है कि बुढ़िया ने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, क्योंकि ये लिखा भी है उसने बाबरनामा में, क्योंकि इसके पहले मैं मानता था कि हिंदुस्तान गरीबों का देश है, लेकिन जब हिंदुस्तान में मैं घुसा तब मुझे पता चला कि असली गरीबी तो काबुल में है, जो आज तक है।
और फिर एक बार चस्का लग गया तो इसने हिंदुस्तान पर 5 बार आक्रमण किया। ये क्या है जी? पेड़ा है क्या? ये सिक्का कब का है? बहुत पुराना है। ये सिक्का है कि पत्थर है, कुछ पता चल रहा है? इस पर जो साइन बना है मुझे लगता है क्रिश्चियनिटी का साइन है, गोंडोफर्निस के जमाने का हो सकता है क्योंकि सेंट थॉमस आया था। पता नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। बिस्किट लग रहा है। ये क्रॉस बना हुआ है। तो मैंने लोधी डायनेस्टी का जब मैंने क्लास लिया था तो आपको बताया था दौलत खान लोधी के एपिसोड के बारे में, और मेवाड़ पर राणा संगा, ये दोनों चाहते थे दिल्ली को इन्वाइट करना। इन दोनों ने बाबर को इन्वाइट किया। इस तथ्य को भी बाबर ने लिखा है कि भारत में 2 महान हिंदू शासक हैं, राणा सांगा और कृष्णदेव राय, और 5 मुस्लिम राजा हैं, आगरा, बहमनी, मालवा, बंगाल, गुजरात। बाबर दौलत खान लोधी को अपना पिता कहता था। तो इन 5 आक्रमणों की अलग अलग कहानी है। पहला आक्रमण 1519 में हुआ, और इन्होंने बाजौर पर अधिकार किया। और ये आक्रमण इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत में पहली बार इसी आक्रमण में बंदूकें चली। भीरा पर भी इन्होंने अधिकार किया और सैनिकों को निर्देश दिया कि फसलों को नुकसान न पहुंचाया जाए किसानों के। और यहीं पर अपने एक दूत मुल्ला मुर्शिद को इब्राहिम लोदी के पास भेजा, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और कहा कि उसके पूर्वजों के प्रदेश को, यानी तैमूर लंग ने जो प्रदेश जीता था, इस पे दावा तैमूर के वंशजों का है, ये वापस लौटा दो। लेकिन इब्राहिम लोदी ने मुल्ला को अपने दरबार में ही रोक लिया। काबुल में बाबर था। यहां का प्रशासक बाबर ने बनाया हिंदू बेग को। बाबर के यहां से लौटते ही हिंदू बेग को जनता ने मार के भगा दिया। तो इस तरह से बाजौर और पहले अभियान
का महत्व इसलिए है क्योंकि बारूद का पहला प्रयोग यहीं पे किया गया था। बाबर को लौटना इसलिए पड़ा क्योंकि उसके गृह प्रदेश बदख्शां में विद्रोह हो गया था और इसको दबाना जरूरी था। तो ये बदख्शां के बाद फिर आक्रमण होती है 1520 में। बादर और भीरा को कैसे जीतना पड़ा, और थोड़ा सा आगे बढ़ता है दूसरे आक्रमण में, तीसरा आक्रमण, बदख्शां का दूसरा आक्रमण, सेकंड, ये थर्ड आक्रमण। थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है और जीतता है सियालकोट। और इसमें एक और कंधार भी जीत लेता है, और कंधार को जीत करके ये सौंप देता है कामरान को। चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में। बदख्शां में फिर विद्रोह हो गया, फिर से इसको जाना पड़ा, वहां दबाया। और पांचवा आक्रमण होता है 1526 में। ये आक्रमण दौलत खां लोधी को दंडित करने के लिए था, लेकिन दौलत खां लोधी भाग गया। हुमायूं इस टाइम में अपनी सेना लेकर के आ जाता है हिसार। और हिसार में हुमायूं ने इब्राहिम की सेना को हरा दिया, इब्राहिम लोधी। 1526 में पानीपत, में बाबर अपनी सेना लेके पहुंच जाता है, और यहीं पे वो अपने सारे ज्ञान का प्रयोग करता है, जो भी ज्ञान इसने सीखा था। इब्राहिम लोधी का खुद का चाचा आलम खां लोधी इसने युद्ध स्थल में बाबर की सहायता की, सारे राज उसको बता दिए। अब तुगलमा युद्ध पद्धति एक्चुअली है क्या, बार बार जो हम तुगलमा तुगलमा करते रहते हैं, वो इस मैप से समझा जा सकता है। बाबर की ये सेना है, यहाँ पे जो येलो शेडेड है ये रिजर्व आर्मी उसने रखा हुआ है। रिजर्व आर्मी यानी युद्ध में नहीं लड़े, ये पानीपत का मैदान है। ये इब्राहिम लोधी की सेना है, लोधी की ट्रेडिशनल सेना। देखो सीधे बस इकट्ठे सारी सेना आ गई, आगे हाथी पीछे घोड़े। बाबर कुछ दिन पहले पहुंच करके वहां पे युद्ध की तैयारी करता है, और एक यहाँ पे कैनाल खुदवाता है, सुरंग नहर कह लो, छोटी सी खुदवाता है, और इस नहर पे बड़े बड़े कपड़े बिछा देता है। ये नहर इतनी चौड़ी है कि यहाँ पे हाथी आराम से इस नहर में गिर जाएगी, यानी दुश्मन सेना किसी भी सूरत में इस नहर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। ये नहर सिर्फ दुश्मन सेना के आगे। और बाबर चूंकि वहां पे पहले पहुंचा है तो उसने उसी जगह का चुनाव किया है कि उसके स्ट्रेटेजी के अनुकूल कार्रवाइयां मिले, और इस नहर को खुदवा करके इसको ऊपर से कपड़ों से ढक दिया गया है ताकि पता न चले, उस पर घास छिड़क दिया गया है ताकि घोड़े या हाथी धोखा खा जाए कि ये जमीन है। अपनी छोटी सी आर्मी इसने यहाँ ऐसे थोड़े 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 टुकड़ों में रख रखी है ताकि दुश्मन को देख के लगे कि बहुत कम लोग हैं सामने हमारे खड़े हुए जिनसे हमको लड़ाई करनी है। ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं, खाने के दांत नहीं। इस आर्मी के ठीक आगे गाड़ियों को एक दूसरे में बांध दिया गया है, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी को एक दूसरे में बांध दिया गया है, और बीच बीच में जो उसकी जगह है, गाड़ियों के बीच बीच में से गाड़ियों के ऊपर तो तोप रखे गए हैं, और बीच बीच में बंदूकची रखे गए हैं जो सीधे बंदूक से निशाना मारेंगे। ये जो लंबा सा बना हुआ है हल्के फल की तरह, यहाँ आर्चर लगे हुए, तीरंदाज। तीरंदाज घोड़े पे बैठ के जाएंगे, और जब ये लड़ाई आमने सामने की चल रही होगी तो ये साइड से तीर मारेंगे, और लगभग 1000 घुड़सवार तीरंदाज सेना पर साइड से तीर बरसाएंगे। आगे से गोलियां चलेंगी, साइड से तीर चलेगा, और ये घोड़े हाथी सारे कैनाल में गिरेंगे, और ये जो रिजर्व सेना है ये भी लड़ाई करेगी तीनों से। तो यहाँ दो तरह से तीर चलेंगे, सामने से भी तीर चलेंगे, सामने से गोलियां भी चलेंगी, तोप के गोले भी बरसेंगे, और ये साइड से भी घुड़सवार रनिंग पोजीशन में रहते हुए लगाम को दांतों में लगाए और इतने सही तीर अंदाज है कि आंखों में निशाना मार सकते हैं, ये तीर बरसाएंगे इधर सेना में। इसके अलावा ये दो कैवलरी यानी घुड़सवारों की टीम यहाँ पे साइड में खड़ी रहेगी। जब ये मर जाएंगी सेना या ये घायल हो जाएंगे, इसमें से कुछ जरूर मरेंगे,
तो ये इसकी आपूर्ति करती रहेंगी। और ये रिजर्व आर्मी लास्ट में निकलेगी जब बाबर कहेगा। तो ये तो तुगलुमा युद्ध पद्धति थी। अब लोधी जी ने क्या किया था कि अपनी सेना को बड़ा दिखाने के लिए हाथियों को आगे कर दिया, और इन हाथियों के मस्तक पर जब गोले चले तो ये हाथियां बैक होकर के अपनी सेना को कुचल दी। लोधी जी की सेना में भगदड़ मच गई, आगे से गोलियां चल रही हैं। कुछ घुड़सवार आगे बढ़ने की कोशिश किए भी इस बौछार के बीच और इस नहर में जाके गिर गए। तो ये घुड़सवार जो आगे बढ़ते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं, क्योंकि दूर की सेना को नहर नहीं दिख रही है, बस घुड़सवार आगे जाते हैं और कहीं कोलैप्स कर जाती है, ये दिख रही है। और ये आगे से गोलियां चली, इनका मुकाबला करें कि साइड से तीर आ रहा है, इनका मुकाबला करें, इनको ये समझ में नहीं आ रही। दोनों साइड से आर्चर दोनों साइड से, इधर भी थे, इधर साइड से तीर आ रहा है, इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि तीर आ किधर से रहा है। इनके अपने हाथी अलग उछल रहे। लाखों में इसकी सेना थी लोधी, और इसकी 1000 में भी नहीं थी। पानीपत में क्यों बता रहा हूं, और इसका परिणाम क्या हुआ हम जानते हैं। बड़े आसानी से बाबर ने इनका तख्ता पलट कर दिया। शेर की शक्ति और लोमड़ी की युक्ति। अब पूछा है कि पानीपत में ही लड़ाई क्यों हुई। इसके 3 कारण हैं। पहली तो बात एक्चुअल मैप में देखेंगे तो पता चलेगी। ये मैप, ये जो इलाका है, अगर हम नेचुरल, आज तो भारत का एक सीमा है, भारत के मैप पे बना हुआ है, लेकिन नेचुरल सीमा जो निर्धारित होती है वो इस नदी से निर्धारित होती है। ये कौन सी नदी है? सतलुज, ठीक है। और ये जो नदी है ये है यमुना। जो प्राकृतिक सीमा बनी हुई है वो सतलुज और यमुना के बीच की सीमा है, ये गंगा है। और यमुना के तट पर है दिल्ली, और सतलुज के पास उस जमाने में जो सबसे बड़ा किला हुआ करता था वो था तबरहिंद का किला, बठिंडा। तो ये चेक पोस्ट थे, कोई भी विदेशी आक्रांता का कब्जा करता होता था तो तबरहिंद पे कब्जा कर लेता था। ये हमेशा सुरक्षित रहता था, बलबन के जमाने से ही, अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से ही ये नॉर्थ वेस्ट हमेशा ही असुरक्षित रहा है। तो लड़ाई लड़ने के लिए जो प्लेन मिल रहा है दिल्ली और तबरहिंद के बीच, वो प्लेन यही मिल रहा है पानीपत में, बीचों बीच पानीपत की स्थिति। तो दिल्ली से सेना चल रही है और इधर तबरहिंद से कब्जा की हुई सेना चल रही है, और लड़ाई पानीपत में ही हुई, क्योंकि लड़ाई की सुविधा वहीं पे है। और पानीपत एक बहुत बड़ा मैदान है। पानीपत जो गया हुआ देखा होगा, सोनीपत, पानीपत, थोड़ा सा मुरथल है उसके आगे, वो थोड़ा सा कटीली झाड़ियां वहां, आज तो शहर बस गए हैं, आज तो अलग स्थिति है, लेकिन उस जमाने में वहां कटीली झाड़ियां, लगभग वो रेगिस्तान टाइप का है। रेगिस्तान नहीं है लेकिन रेगिस्तान टाइप का, वहां खेती बाड़ी नहीं होती है, आज भी कम ही होती है। आज तो बड़ा ही फर्टिलाइजर वगैरह डाल के लोग खेती करते हैं। उस जमाने में जो फर्टिलाइजर नहीं होता था तो खेती बाड़ी बड़ी कम होती थी। मरुस्थल से ही नाम, पानीपत और सोनीपत के बीच की जो जगह उसका नाम मुरथल है। मुरथल यानी मरुस्थल का ही पर्यायवाची, समझ गए। तो ये फाइनल लीडर बोर्ड है, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। अभिमन्यु फर्स्ट, सात्विक सेकंड, मीना थर्ड, पूजा, सृष्टि, सुहानी, संजय सपना, समृद्धि, गोया। और अगली क्लास में मिलते हैं हम 9 बजे। तब तक सभी को बाय बाय।